बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूँ बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। आजकल पाकिस्तान में जो सियासी सर्कस आप देख रहे हैं मुझे याद दिलाता है उस सियासी सर्कस की जो 14 अगस्त 1947 को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनने के कुछ अरसे बाद ही शुरू हो गया था। इससे पहले कि मैं उधर जाऊँ और कुछ आपको माजी के दरीचों में से कुछ बाब खोल कर सामने रखूँ और कितनी कर्बनाक और दर्दनाक और शर्मनाक हमारी हिस्ट्री है जिसको हम रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको बताऊँ। ये जो अभी का सियासी सर्कस हो रहा है ये कहाँ से शुरू हुआ था? जब डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी साहब ने एक रूलिंग दी थी। ये देखिए, किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। ईवान की कार्रवाई फरोग की जाती है। तो ये जी जब कासिम सूरी साहब ने रूलिंग दे दी उसके बाद अपोजिशन हक्का बक्का वहाँ पे बैठी रहेगी। खान साहब ने अपना सरप्राइज़ तो दे दिया और पूरी कौम सरप्राइज़ हो गई, इवन के पीटीआई वाले भी सरप्राइज़ हो गए। और खान साहब ने कहा कि इस वजह से मैंने पहले आपको नहीं बताया था, क्योंकि अगर बता देता तो फिर अपोजिशन को शौक ना मिलता। इस पर आते हैं थोड़ी देर में, लेकिन लेट मी टेल यू समथिंग फ्राम द हिस्ट्री। 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान बना था, 1948 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की वफ़ात हो जाती। उसके बाद जो दूसरे गवर्नर जनरल थे वो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन थे और प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान थे। 1951 में लियाकत अली ख़ान साहब का कत्ल हो जाता है, तो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं और ग़ुलाम मोहम्मद साहब को गवर्नर जनरल बना देते हैं, जो कि पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल लगते हैं 1951 में। 1951 से 55 तक वो गवर्नर जनरल रहते हैं और वो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जो खुद दूसरे गवर्नर जनरल थे और प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं लियाकत अली ख़ान साहब के कत्ल के बाद, और ग़ुलाम मोहम्मद साहब को तीसरा गवर्नर जनरल लगा देते हैं। तो ग़ुलाम मोहम्मद साहब उन्हीं को प्राइम मिनिस्टरशिप से सैक कर देते हैं और नए प्राइम मिनिस्टर ले आते हैं मोहम्मद अली बोगरा साहब। मोहम्मद अली बोगरा साहब थोड़ी देर प्राइम मिनिस्टर रहते हैं और उसके बाद पाकिस्तान की कंस्टिट्यूएंट असम्बली अभी चल रही है जिसने इस मुल्क के आइन का तयन करना है, और ग़ुलाम मोहम्मद तीसरे गवर्नर जनरल उस कंस्टिट्यूएंट असम्बली को डिसॉल्व कर देते हैं और स्पीकर कंस्टिट्यूएंट असम्बली मौलवी तमीज़ुद्दीन अदालत में चैलेंज कर देते हैं उस डिसोल्यूशन को। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट उस वक्त सर जॉर्ज कहते हैं कि ये जो गवर्नर जनरल का कदम है ये गैर आइनी है, ये अनलॉफुल है, और वो कहते हैं कि ये नहीं हो सकता। लेकिन जस्टिस मुनीर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में उसको इंडोर्स कर देते हैं। 1955 में जब तीसरे गवर्नर जनरल का अहद ख़त्म होता है, चौथे गवर्नर जनरल आते हैं सिकंदर मिर्ज़ा साहब, और सिकंदर मिर्ज़ा साहब जब आते हैं तो मोहम्मद अली बोगरा साहब पीछे से प्राइम मिनिस्टर चले आ रहे थे, वो उनको उठा के सैक करते हैं और चौधरी मोहम्मद अली को ले आते हैं। विद इन अ फ्यू मंथ्स, चंद महीनों की मैं बात आपसे कह रहा हूँ, ये महीना दर महीना ये चेंजेस होते रहे। उसके बाद क्या होता है कि 56 का आइन डिक्लेयर हो जाता है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का, और चौथे गवर्नर जनरल जो सिकंदर मिर्ज़ा होते हैं वो अपने आप को पाकिस्तान का पहला सदर जो है पेश कर देते हैं। और उसके बाद वो 2 साल सदर रहते हैं और उन 2 सालों में दी हिस्ट्री टेल्स अस के 4 प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं। पहले चौधरी मोहम्मद अली, दूसरे हुसैन शहीद सोहरवर्दी, तीसरे आई चुंदरीगर और चौथे फिरोज खान नून। यानी कि 2 सालों में 4 प्राइम मिनिस्टर्स चेंज होते हैं। अच्छा, अब ये वो टाइम था जब वो बच्चों को पढ़ाया जाता ना किताबों में कि 10 लाख लोगों ने अपनी जानें दी थी और हिंदुस्तान से वो हिजरत कर पाकिस्तान आए थे। तो जो बचे कुचे यहाँ पर थे वो यहाँ पर सेटलमेंट की ज़मीनें जिनको अलॉट हुई थी वो ढूंढ रहे थे, अपना हक ढूंढ रहे थे, और वहाँ पे उन्हें हक मिल नहीं रहा था। और मैं आपको बता रहा हूँ एक वकील की हैसियत से कि 1950 की दिहाई में, 60 की दिहाई में सेटलमेंट की ज़मीनें जिन लोगों को अलॉट हुई थी, आज तक उन लोगों को हक नहीं मिल सका। आज तक मैं लाहौर हाई कोर्ट जाता हूँ और वहाँ पे 1950 और 60 की दिहाई के सेटलमेंट के डिस्प्यूट्स पे अभी तक फैसला नहीं हो सका, वो ज़ेर इल्तवा है। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि ये इक़्तिदार की जो जंग लगी हुई थी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, मैं करूंगा जो कुछ करूं। जब ये सारा मामला 1958 तक पहुंचता है और उस वक्त के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अयूब खान जो है वो देखते हैं कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तो इतना सेल्फिशली जो जिसका जोर चल रहा है वो कर रही है, तो फिर सबसे ज्यादा जोर तो मेरे पास है, मैं क्यों ना एक्सरसाइज करूं। और 1958 में पाकिस्तान को फिर उसका पहला मार्शल लॉ मिलता है और फील्ड मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर अयूब खान साहब आ जाते हैं। कहने का मकसद ये है कि अगर आपने रूल्स ऑफ द गेम सेटल नहीं कर दें
अगर आपने आइन के मुताबिक नहीं चलना, अगर आपने कानून के मुताबिक नहीं चलना, और अगर आपने जोर के मुताबिक ही चलना है कि अभी डेप्यूटी स्पीकर मेरा है या स्पीकर मेरा है और जो हम कर सकते हैं वो हम कर गुजरेंगे, आइन जो कहता है हमें उसकी परवाह नहीं है, तो फिर जोर पर ही अगर फैसले होने हैं तो मैं बार बार कह रहा हूं कल से परसों से ये कि जोर फिर देख लें सबसे ज्यादा काम पे है और ये मुल्क उसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। उसके बाद फिर सारे बोलेंगे कि ये देखे जी क्या हो गया। इस वजह से कोई होश के नाखुन ले। अब किस तरह किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, किस चीज को बुनियाद बनाया? उन्होंने एक फॉरेन कंस्पिरेसी, बैरूनी साजिश को एक बुनियाद बनाया। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या बैरूनी साजिश है। सबसे पहले दिखाएं जी ये यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू, जो कि वहां पे एक स्टैंडिंग कमेटी उनसे सवाल कर रही है, वो उसके जवाब दे रहे हैं। उसकी बुनियाद पर असद मजीद जो एम्बेसडर थे उन्होंने एक मरासला लिखा यहाँ पे फॉरेन मिनिस्ट्री को, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त की जो है उन्हें साजिश नजर आ गई, और साजिश जो है वो उन्हें चाहिए थी उस वक्त एक्चुअली में। ये जरा दिखाएं। असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे डोनाल्ड लू, और वहाँ की स्टैंडिंग कमेटी ये रशिया और यूक्रेन की जो वॉर चली है उसकी बुनियाद पर उनसे सवाल पूछ रहे थे कि हम जो करारदाद पास करवाना चाह रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों से कि यूक्रेन पर जो हमला किया रशिया ने उसकी मजम्मत होनी चाहिए और बाकी मुल्कों को हमारा साथ देना चाहिए, तो आपने श्रीलंका से या पाकिस्तान से रब्ता किया है? तो वो जवाब दे रहे हैं कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं वो अभी मॉस्को का दौरा कर आए हैं और हम अभी तक ये सोच रहे हैं कि हम किस तरह से उनको इंगेज करें। ये ऑन रिकॉर्ड है। अब इसके ऊपर एम्बेसडर साहब अपना तज्जिया लिखते हैं और एक मरासला भेज देते हैं फॉरेन मिनिस्ट्री को यहाँ पर, और उस मरासले की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि ये बैरूनी साजिश है और इस वजह से तहरीक अदम एतमाद के ताने बाने इसके साथ जुड़े हुए हैं। अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो एलामिया है जिसके हवाले से वो कह रहे हैं, मैं पहले भी कह चुका था कि जब आपने अनऑफिशियली अस्करी क़यादत को कह दिया था कि जी साजिश हो रही है और उन्होंने आपके साथ वो ऑन बोर्ड नहीं हुए, तो अक्लमंद को इशारा काफ़ी होता है। आपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलवाई, वो वहाँ पर आए, उन्होंने आपको फेस सेविंग दी कि ठीक है इसमें हम उन्होंने कहा जी ज़ुबान पर तशवीर का इजहार करते हैं, उन्होंने कहा जी अंदरूनी मामलात में खुली मुदाखलत के मुतरादिफ है और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत काबिल कबूल नहीं है और इसका जवाब दिया जाएगा, और मरासले का जवाब सफारती आदाब को मद्देनज़र रख कर दिया जाएगा। यानी कि उन्होंने कहा कि ये डिप्लोमेटिक लेवल पे आप इसका जवाब दे दें। कहीं पे इस एलामिये में धमकी, बैरूनी साजिश या अंदरूनी मुआवनत का जिक्र नहीं है। कहीं पे इस मरासले में जो कि जिम्मेदार अदारे हैं, ये उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को वाज़ेह तौर पे बताया कि किसी बैरूनी साजिश का, धमकी का या अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के सबूत नहीं मिले। कहीं पे सबूत का जिक्र नहीं, सबूत कहीं पे यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि ये वो लोग थे 197 मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन या मीडिया के चंद लोग या और कोई भी जिनके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले उंगली उठा देते हैं कि उनके रवाबित के कोई सबूत मिले हों इस साजिश के हवाले से किसी के भी साथ। कहीं पे साजिश, धमकी, अंदरूनी मुआवनत का जिक्र नहीं है और इसके मिनट्स जो थे वो जारी नहीं हुए। एलामिया तो मीडिया कंजम्पशन के लिए होता है ना, वहां पे 4 चीफ्स बैठे हुए थे आपके आर्म्ड फोर्सेस के, DGISI, DGMI बैठे हुए थे, सबके दस्तखत होते हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग पे, फिर वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनता है, फिर पता लगता है कि जी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में क्या फैसला हुआ है और वो क्या, वो तो है ही नहीं। मिनट्स कहाँ इशू हुए, सिर्फ मीडिया कंजम्पशन के लिए एक एलामिया आया। और कौमी सलामती के इदारों ने कोई शवाहिद, कोई सबूत अगर प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ शेयर किए हैं तो फिर बताएं ना कि सबूत दिए हैं। और अगर सबूत ही कोई नहीं है और उन्होंने आपको एलामिया के जरिए से फेस सेविंग दे दी थी और अब आप इसका सियासी इस्तेमाल करेंगे तो दे विल बी वेक्स्ड। फॉर गॉड्स सेक, इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं और कौन लोग इनको मुशावरे दे रहे हैं? अब मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूं, उसके बाद आगे गुजर जाता हूं। कुछ अरसा पहले मीडिया पे जब पैका 2022 लगाया जा रहा था, हम यहाँ पर बैठकर मुखालफत कर रहे थे कि खान साहब ये गलत मुशावरत है, आज़ादी इज़हार राय पर कदहन है, इसका ताल्लुक और किसी चीज़ से नहीं है। तो फ़रोग नसीम साहब उस वक्त के लॉ मिनिस्टर खान साहब के, जिनको खान साहब अपना बड़ा करीबी दिलदार समझते थे, उनके लॉ मिनिस्टर थे 3.25 साल से, वो खान साहब को कैसे हलाशीरी दे रहे थे, सुनिए। मुहज़्ज़म माशरे में ऐसा होता है। खातून अव्वल और इमरान खान साहब के लिए, वो भाभी हैं, बहन हमारी, उनके लिए गलत इन्फॉर्मेशन, उन्होंने घर छोड़ दिया है, तलाक हो रही है। यार क्या कर रहे हैं यार, मतलब यार हमारी बीवियां हैं, हमारी बहनें हैं, क्या कर रहे हैं?
मेरा इमरान खान साहब से सवाल है और बड़ा संजीदा सवाल है। सर, किधर है फरोग नसीम साहब? आज सबसे पहले आपको छोड़कर जाने वालों में से फरोग नसीम साहब थे, चले गए एमक्यूएम के साथ। आपको कह रहे थे मैं आपका सगा हूं, आपकी अहलिया के खिलाफ जो साजिश है इसीलिए पैका 2022 लेकर आ रहा हूं। आप उन पर एतबार कर रहे थे, जब आपको उनकी जरूरत पड़ी वो आपको छोड़कर चले गए। तो सर प्लीज, जो भी आपको एडवाइस मिल रही है उसको एक दफा रिकंसिडर करें। कोई नहीं, कोई 2 4 5 लोग जो आपके पीछे खड़े होकर मुस्कुराते हुए तस्वीर उतरवाते हैं, उनमें से किसी से हटकर भी मशवरा लेकर देखें। किसी से अपनी पार्टी में पुराने वो आइडियोलॉजिकल बैठे होंगे ना कहीं पे, अभी तक के मीडिया में आके हम लोगों को नजर आ जाते हैं, तो सर आपको क्यों नहीं नजर आते? और इमरान खान साहब, you've been the darling of this country when you were a cricketer, even after that as a philanthropist people have loved you, but sir this is not a cricket match कि जब आप हार भी जाएंगे तो गाना चल जाएगा, तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है। This is politics and constitutional crisis and political turmoil, और इसमें अगर बाद में बैरूनी साजिश साबित नहीं होती है, there will be consequences, and this country doesn't want to see a hero getting, going down into a conspiracy, उसका शिकार होते हुए आपको नहीं देखना चाहते। तो जरा थोड़ा देख लें सर, ये मेरी आपसे गुजारिश है एक पाकिस्तानी की हैसियत से, और इसको कंसिडर कर लें। आज वो अलीम खान साहब जो मुनहरिफ रुकन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने क्या कहा कॉन्फ्रेंस करते हुए, ये सुनिए। 28 जुलाई को मुझे नैब से पहला नोटिस मौसूल हो गया, 31 जुलाई को मुझे दूसरा नोटिस आ गया, 3 जुलाई को मुझे तीसरा नोटिस आ गया, 7 जुलाई को मुझे चौथा नोटिस आ गया। ऐसा कौन सा मैंने कारनामा कर दिया था 25 जुलाई एमपीए बनने के बाद कि आपने मुझे 10 दिनों के अंदर 4 दफ़ा नैब के दफ्तर बुलाया? खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप दूसरों को तमगे दे रहे हैं गद्दारी के, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपने बुजदार को बनाना था, मुझे नैब के पास भिजवाने की क्या जरूरत थी? आप मुझे अपने पास बुलाते और कहते अलीम खान मैं आपको नहीं लगाना चाहता। फिर यही अलीम खान जो इमरान खान के बड़े करीब है, और अलीम खान जैसे और बहुत सारे जहांगीर खान तरीन और जितने भी मुनर्रिफ फ़ारकीन है, वो इस हवाले से बात करते हैं कि बुजदार एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन हुई है, और वो सहाफ़ी भी बात करते हैं। हमारे पास क्या नाम था जी उनका जो लास्ट टाइम हमारे पास आई थी, जिन्होंने कहा था, जुगनू मोहसिन साहिबा ने हमारे शो में बाकायदा कहा कि ऐसे करप्शन हो रही है पंजाब में, यही जिक्र ये कह रहे थे। सुनिए। तुमने क्या मैंने यहाँ पे लो में नहीं बताया कि बुजदार यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ 3-3 करोड़ रुपए में डीसी लगते थे, यहाँ पे कमिश्नर लगाने का अलग रेट है, एसपी लगाने का अलग रेट है, कोई तबादला नहीं होता जबकि सीएम सेक्रेटेरिएट में पैसे न दिए जाएं। क्या आपको ये सारी बातें नहीं पता? क्या आपको एजेंसियां ये रिपोर्टें नहीं दे रही थी? फरा का क्या किरदार था यहाँ पे? कहाँ पैसे जाते थे? क्यों नहीं बताते कौम को? क्यों धोखा दे रहे हैं? फरा का क्या किरदार था? पहले ऑपोजिशन की तरफ से बात आ रही थी, अब पीटीआई के अपने मुनहरिफ फ़ारकीन की तरफ से बात आ रही है। एंड लेट मी टेल यू, मीडिया के लोगों को भी पता है इस किरदार के हवाले से, और आने वाले दिनों में बड़ी चीज़ें सामने आने वाली हैं इस हवाले से। और ये जो खातून है ये ऑलरेडी जनाब मोहतरम इमरान खान साहब जो इतलात हैं कि मुल्क छोड़ के जा चुकी है, वो दुबई जा चुकी हैं, और उनके शौहर जो हैं वो अमेरिका जा चुके हैं। आपको सोचना चाहिए। अब परवेज़ इलाही साहब के हवाले से जो अलीम खान ने कहा है, मतलब कि अगर नया पाकिस्तान परवेज़ इलाही ने बनाना था तो वो तो 40 साल से हुकूमत कर रहे थे। द पॉइंट इज़ कि अब जो पीटीआई का पुराना बंदा परवेज़ इलाही को आपके कहने पे ना माने और हमजा शहबाज के साथ मिल जाए तो वो गलत है, लेकिन वो तो बेचारा डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता बिटवीन परवेज़ इलाही एंड हमजा शहबाज, और ये आपने सिखाया था इन लोगों को कि इनमें कोई फ़र्क नहीं है, ये सब चोर डाकू हैं। अब आप फर्क कर रहे हैं तो उन्हें नहीं समझ आ रहा। सुने क्या 183 मेंबरान में से आपको कोई एक अपना साथी नजर नहीं आया? आप जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, आज आप उसकी जमात के सारे 183 वोट उसको डालना चाह रहे हैं, और हमें कह रहे हैं कि हम गद्दार हैं। हम गद्दार हैं? परवेज़ इलाही को वोट डालना, हम गद्दार हैं? 26 साल की जो मूवमेंट है इसकी जरूरत क्या थी? परवेज़ इलाही साहब तो पिछले 40 साल से हुकूमतें कर रहे हैं, उन्हीं के साथ मिल जाना था। आखिर में अगर परवेज़ इलाही के 5 वोटों के लिए सब किया, और फिर आखिर में जो चैलेंज दिया गया इमरान खान साहब को, वो भी सुनो। क्या सबूत है आपके पास? लाएं कौम के सामने, दिखाएं कौम को कि ये अलीम खान की बेईमानियां थी, ये करप्शन थी, ये वजीर बना उसने ये मरात ली हैं, ये पैसे खाए हैं, ये रिश्वतें खाई हैं। लाएं कौम के सामने। खान साहब, अगर आप सच्चे हैं आए मेरे सामने, बैठे मेरे साथ, करें कौम का मुकाबला। मैं भी आपके साथ बैठता हूँ, और मैं आपको वादा करता हूँ कौम के सामने,
अगर मैं झूठा हुआ मैं कौम के सामने जाके अपने आप को गोली मारूंगा, नहीं तो इमरान खान हिम्मत करे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजहर अब्बास साहब हमारे साथ होंगे, उनसे तज्जिया लेंगे। वेलकम बैक टू आवाज़। मुझे ज्वाइन किया मजहर अब्बास साहब ने, बहुत शुक्रिया मजहर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आई एम श्योर सर आपने इंट्रो तो सुना होगा, तो सबसे पहले तो आपका तज्जिया मौजूदा सूरत हाल पे इमरान खान साहब को जो मुशावरत दी जा रही है आपकी नज़र में दुरुस्त है? शुक्रिया शाम, बिल्कुल आपने तारीख़ के हवाले से पूरी एक तारीख़ किस तरीके से हमारे यहाँ आइन टूटते रहे और बदकिस्मती से आइन इसलिए हमारे यहाँ गैर महफूज रहे क्योंकि अदलिया उस आइन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकी। होना तो ये चाहिए था कि अगर जब भी आइन तोड़ा जाता तो अदलिया उसके राह में रुकावट बनती और उन ताले आज़माओं को जिन्होंने आइन तोड़े उनको सज़ाएँ देती, लेकिन नहीं हुआ। हत्ता कि अगर आपको याद हो कि 71 में गालिबन आसमा जिलानी केस जो था उसमें ये तय हुआ था कि मार्शल लॉ इस मुल्क में अब नहीं लगेगा, लेकिन 77 में हमने देखा उसको भी अदलिया ने तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। 99 में हमने देखा उसमें तो ये हुआ कि ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ दिया बल्कि इजाज़त भी दे दी कि तरमीम कर लें। इस वक्त क्या हुआ है देखिए, जिस चीज़ को ज़ाहिर है मामला सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ही उसको देख रही है, इसका बहुत दिलचस्प पहलू है। 7 मार्च को वज़ीर आज़म के सामने एक टेलीग्राम, जो भी ख़त है, जो भी उसको नाम दे दें आप, केबल है, जो भी है, 8 मार्च को अदम एतमाद की तहरीक जमा होती है और 8 मार्च के बाद उसमें ताख़ीर कितनी होती है, 24 मार्च को फिर इजलास होता है और 24 मार्च को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पेश करते हैं, 24 या 25 को पेश करते हैं। ऐसी है। अच्छा, अगर उस तारीख को, जिस तारीख को पेश कर रहे हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, तो गवर्नमेंट को तो सब पता चल गया था ना, इस पूरी साजिश का, मुबैना साजिश का सब पता चल गया था, सारी तहकीक कर ली गई होगी। उधर उस वक्त जब ये बड़े लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने पेश की थी, उस वक्त फवाद चौधरी साहब या XYZ किसी ने, जो भी उस वक्त लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने खड़े होके ये चीज़ क्यों नहीं की? यही रूलिंग्स जो आज, जो 3 अप्रैल को दी गई, वो रूलिंग उस दिन क्यों नहीं दी गई? उस दिन क्यों बात ये ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया गया? इसलिए नहीं किया गया कि इस बीच में वज़ीर आज़म को पूरा यकीन था कि जी इत्तेहादी भी वापस आ जाएंगे, मुनर्रफीन भी वापस आ जाएंगे, और अगर आप उनके पूरे बयानात इस दौरान उठा के देखें तो आपको पता चल जाएगा कि वो कॉन्फिडेंट थे कि 172 पूरे नहीं होंगे। जब चीज़ें हाथ से निकल गई, अब 24 को अगर पेश हो गई तो उसके बाद 25, 26, 3 तारीख तक बीच में किसी स्टेज पर भी ये नहीं हुआ, किसी स्टेज पे भी ये नहीं रखी गई। और 3 तारीख को जब इजलास में हुआ, जो 4 मिनट की कार्रवाई हुई, उसमें रूलिंग डिप्टी स्पीकर पढ़ रहा है, स्पीकर की रूलिंग, यानी लिखी हुई स्पीकर की थी, उसका नाम भी ले दिया उन्होंने। तो मेरा ख्याल है जो डिबेट होनी थी जिसके पे बात आज भी सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी, वो तो 24 तारीख को जिस वक्त लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने पेश किया था। अच्छा, अब मैं एक मजहर साहब एक चीज़ मैं और अर्ज करूं आपसे, ये जिन्होंने भी खान साहब को मुशावरत दी ना, मेरी नज़र में इतनी नालायक लोग हैं कि इमरान खान साहब जिस दिन ये डेप्यूटी स्पीकर साहब अपनी रूलिंग सुनाते हैं, फिर उसी दिन इमरान खान साहब अपनी पार्टी मेंबर से आके मिलते हैं तो क्या फरमाते हैं, ये ज़रा मैं आपको सुनाता हूँ, जिससे इनकी मुशावरती टीम की नालायकी सामने आती है। आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि मुझे आप सबको कहना पड़ा था घबराना नहीं है। अभी तक वो ऑपोजिशन को समझ नहीं आ रही हुआ क्या। मैं आपको ये बता नहीं सकता था कल रात, क्योंकि मुझे डर ये था कि वो आज वो शौक में ना होते अगर मैं सबको बता देता। अब मजहर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब के अल्फाज पर गौर करें। मैं कल रात आपको ये नहीं बता सकता था सरप्राइज के बारे में, क्योंकि मुझे डर था कि ऑपोजिशन आज इस तरह से शॉक नहीं होंगे। यानी कि प्राइम मिनिस्टर साहब को पता था, मतलब कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर तो नॉन पार्टिजन होते हैं ना सर, नॉन पार्टी, मतलब कि दिस इज एन एविडेंस दैट द प्राइम मिनिस्टर न्यू अबाउट इट कि डेप्यूटी स्पीकर ये करने जा रहा है और तैयार करके रखा हुआ है। तो कल को अगर ये साबित होता है कि ये आइन टूटा है या आर्टिकल 6 लगना है, तो एडर्स एंड अबेटर्स में खान साहब को भी डाल सकते हैं। वो ये मुशावरत दी है इमरान खान को इनकी टीम ने। शाम उसको भी छोड़ दें, सारी चीज को छोड़ दें। अब सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी वो जाहिर है सबके लिए जो है वो काबिल कबूल होगा। इंपॉर्टेंट क्या है, पाकिस्तान की सियासी तारीख में आज तक मैंने नहीं देखा कि सिर्फ कौमी असम्बली डिसॉल्व हुई हो।
हमेशा कौमी असम्बली के बाद सूबाई असम्बलियाँ। सवाल ये है कि अगर इमरान खान फ्रेश इलेक्शन में जा रहे हैं तो 2 जगह तो उनकी हुकूमत है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ की असम्बलियाँ क्यों नहीं डिज़ोल्व हुई? सिर्फ कौमी इसलिए कि कौमी असम्बली में वो मेजॉरिटी लूज़ कर गए थे, उन्हें पता था मेजॉरिटी लूज़ कर गए हैं और मेजॉरिटी एक दिन भी उनकी हुकूमत नहीं चल सकती थी। इसलिए आज जो ये जश्न मनाया जा रहा है कि हम तो फ्रेश इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, तो फ्रेश इलेक्शन फिर केपी में भी जाएं, फिर पंजाब में भी जाएं, फिर बाकी बलूचिस्तान में भी कोशिश करें, सिंध करता है नहीं करता, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। और मुझे लग रहा है कि ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन डेवलप हो रही है कि सिर्फ कौमी असम्बली के जब आप इलेक्शन कराएंगे तो कौमी असम्बली के इलेक्शन का हल्का तो पूरा पाकिस्तान है, वहाँ तो मुख्तलिफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यूज़ कर सकती है इंसान अपना इन्फ्लुएंस। तो ये एक अजीब व गरीब एक सियासी मार्का होने जा रहा है और ये जो पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी नहीं हुआ कि सिर्फ कौमी असम्बली के इलेक्शंस होने जा रहे हैं। यानी अगर जो भी सूरत हाल हो। बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आई हैव टू क्लोज दिस, वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अब सुप्रीम कोर्ट में आज जो सारी प्रोसीडिंग्स चली हैं उसके हवाले से बात करते हैं, लेकिन जाते जाते इस सेगमेंट को क्लोज करते हुए कि वो इमरान खान साहब खुद मिसालें देते थे वेस्ट की कि वहाँ पर जिसके ऊपर इल्ज़ाम भी लगता है तो वो रिज़ाइन कर देता है, और उनके बहुत सारे शॉट्स हैं मेरे पास पड़े हैं लेकिन मैंने चलाए नहीं आज वक्त की कमी की वजह से, जिसमें खान साहब ये कहते रहे कि मुझे इक़्तिदार से प्यार ही नहीं है, मैं तो पावर के लिए आया ही नहीं, अल्लाह मुझे सब कुछ दे बैठा था। ये कई तकरीरें हैं उनकी जिसमें वो कहते हैं। तो फिर जब इक़्तिदार इतना अजीज़ नहीं था तो वो लोग जिन्हें इक़्तिदार अजीज़ था जो कि करियर पॉलिटिशियंस हैं, उनकी मुशावरत पे इमरान खान साहब को एक करियर पॉलिटिशियन की स्ट्रेटजी अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इसके नताइज हो सकते हैं और वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जा सकते हैं। और ये तमाम लोग जो हलाशीरी देते हैं और चापलूसी करते हैं वो छोटी नालियाँ टपवा कर बड़े गढ़ों में गिरवा देते हैं और वहाँ पे फिर बंदा अकेला रह जाता है। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जायद गशकोरी साहब ने मुझे ज्वाइन किया, हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जायद साहब मुझे बताइएगा क्या आज की प्रोसीडिंग्स रही सुप्रीम कोर्ट की? बैरिस्टर साहब, इससे पहले मैं आपको प्रोसीडिंग बताऊं, मेरे पास एक ब्रेकिंग स्टोरी है कि ये प्लान कैसे हुई थी जो स्क्रिप्टेड रूलिंग थी। हमारे ज़राए ने ये बताया है, बिल्कुल क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैं कि ये 30 तारीख को प्लान हो चुकी थी और जो गवर्नमेंट की उस वक्त गवर्नमेंट की लीगल टीम थी प्राइम मिनिस्टर की, उन्होंने ये प्लान कर दी थी। लेकिन जो उस वक्त के स्पीकर थे असद कैसर, वो इस रूलिंग को नहीं देना चाहते थे, वो विलिंग नहीं थे, वो ये समझते थे कि उसकी ज्यूरिसडिक्शन से बियॉन्ड है ये। उसके बाद उसको कन्विंस करने की कोशिश की गई लेकिन वो कन्विंस नहीं हुए। फिर 31 तारीख को डिप्टी स्पीकर ने इसलिए ये प्रोसीडिंग वहाँ पर सुपरवाइज़ की, उसके बाद उनको कन्विंस करने की कोशिश की जाती रही। फिर 2 तारीख को रात के 2 बजे एक मीटिंग होती है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पे। उस वक्त मैं 2 अप्रैल की बात कर रहा हूँ। उसमें प्राइम मिनिस्टर की जो लीगल टीम है, मैं आपको नाम भी बता देता हूँ। ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि असद कैसर साहब को मनाने की कोशिश की जाती है। मेरी बात सुन लें, आई विल रिपीट व्हाट यू जस्ट सेड। हाँ, मुझे इंफॉर्मेशन मजीद आप शेयर करने दें। असद कैसर साहब प्यार नहीं थे इसीलिए डिप्टी स्पीकर को आगे लाए। प्यार नहीं थे। उसके बाद लीगल टीम जो जिसमें बाबर अवान, फवाद चौधरी साहब थे, फैसल जावेद, परवेज खटक और साथ साथ एतजाज एहसन से भी एक कंसल्ट किया गया था उनको इस मैटर पर। जब सुबह होती है उस वक्त भी वो तैयार नहीं थे इस पर्टिकुलर चीज़ पे, क्योंकि एक प्लान बना लिया गया था कि 12 बजे और 12:30 के दरमियान ये रूलिंग आ जाएगी। उसके फ़ौरन बाद एक टीम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पर मौजूद होगी पाकिस्तान टेलीविज़न चैनल की, और जो कि उसके बाद प्राइम मिनिस्टर सून आफ्टर अ मिनट एडवाइस भेज देंगे प्रेसिडेंट को डिसॉल्व करने के लिए नेशनल असेंबली। तो ये वो रीज़न थी। बट सुबह के वक्त ही आपको मालूम है अपोजिशन ने वो मूव कर दी थी नो कॉन्फिडेंस मोशन स्पीकर के खिलाफ, तो स्पीकर बिल्कुल आ ही नहीं सकते थे। ये एक इम्पोर्टेंट कंसल्टेशन चल रही थी वहां पर। ठीक हो गया जायद साहब, अब मेरी बात सुन ली। जो आपने बात की बहुत बड़ी बात है, मतलब कि आप, आई एम श्योर यू आर वेरी क्रेडिबल जर्नलिस्ट और हमारे हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है आप समा के, और जो नाम आपने लिए हैं, आप ये कह रहे हैं कि असद कैसर साहब तैयार नहीं थे, तो फिर बाकी जितने भी नाम आपने लिए हैं उन लोगों ने ये सारी स्ट्रैटेजी डिज़ाइन की थी और उसके बाद फिर ये कासिम सूरी के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट कराया गया।
यू स्टैंड बाय योर स्टोरी, ये करवा दिया गया। और उसके बाद ये स्क्रिप्टेड जो रूलिंग थी बाकायदा, जिस तरह अभी मदर साहब भी बात कर रहे थे, मैं भी पार्लियामेंट में मौजूद था, वो असद कैसर के नाम से ही आखिर तक उन्होंने नाम लिख के। असद कैसर से बात हुई आपकी? असद कैसर से मैंने ट्राई किया है, कोशिश की है हमने, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर कंसल्टेशन में एक मेंबर मौजूद थे, उनसे मैंने ये कंफर्मेशन ली है कि ये उस वक्त चीज़ें चल रही थी, क्योंकि वो ये समझते थे कि ये रूलिंग जो है। जाहिद साहब मेरे पास वक्त बड़ा कम है, I'm sorry, इससे आगे अब मैं नहीं जा सकूंगा आपके साथ, क्योंकि मुझे शाह खावर साहब ने ज्वाइन किया। आप लीड हैं शाह खावर साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। शाह साहब ये बताइएगा कि ये क्या नतीजा निकलते हुए देख रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स का? दो बुनियादी सवाल हैं। नंबर 1, रूलिंग चैलेंज हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकती। नंबर 2, जो रूलिंग आई है अगर वो चैलेंज हो सकती है तो वो गैर आईनी है या नहीं है? देखिए, वैसे तो आइन में जो है वो एक इस्तिस्ना हासिल है। जितनी भी कार्रवाई होती है नेशनल असेंबली की या सेनेट की या इवन सूबाई असेंबलियों की, तो उसमें जो भी अगर कोई उनका इंटरनल जो अरेंजमेंट होता है, उनकी कार्रवाई होती है, उसमें अगर किसी लॉ को वायलेट कर दिया जाए या कोई रूल्स एंड रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी हो जाए, तो वो उस पे बार है कि वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे मामला जरा सिर्फ उनके इंटरनल रूल्स रेगुलेशन या उनके अपने रूल्स की वायलेशन का नहीं है, ये बज़ाहिर जो है ये आइन की वायलेशन का इशू है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसका सुओ मोटो एक्शन लिया है। तो अब बात यह है कि आमतौर पे तो ये काबिल चैलेंज नहीं है उसकी कोई भी कार्रवाई, लेकिन जहां पे आइन की डेविएशन हो, अगर कोई ऐसे इशू हो कि जिसमें उन्होंने अपने इख्तियारात से हटकर कोई ऐसा रूलिंग दे दी है जो कि आइन से मुतसादिम है या आइन की किसी शिक से मुतसादिम है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास बिल्कुल ये इख्तियार है कि उसका जुडिशियल रिव्यू ले सकती है। तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि इसका क्या नतीजा आ सकता है। अब इस पे तो हम कोई यकीनी तौर पे कोई राय कायम नहीं कर सकते, लेकिन एक बात जरूर है कि जो ये कार्रवाई उधर हो रही थी आर्टिकल 95 के तहत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और वो भी बड़ी एडवांस स्टेज पे था, फाइनल स्टेज पे था, क्योंकि इसके 3 मरहले होते हैं। एक मरहला होता है कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस प्रेजेंट की जाती है असेंबली में, और जैसे ही वो असेंबली में प्रेजेंट कर दी जाती है, उस वक्त से फिर वजीर आजम का जो नेशनल असेंबली तहलील करने का जो उसकी पावर है वो खत्म हो जाती है। और उसके बाद अगर आप उसको उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कि जब इसको असेंबली में टेबल कर दिया जाता है, और उस पे जब एक मतलूबा तादाद जो है वो वहां पे असेंबली में उनको शो करनी होती है, फिर स्पीकर उसके ऊपर जो है उसको एडमिट कर लेता है, उसमें लीव ग्रांट कर देता है, और उसके बाद जो कार्रवाई है वो या तो उस पर बहस होती है और फाइनली फिर उसके ऊपर जो है राय शुमारी होती है। अब ये जो कल वाला जो दिन था उसमें उनकी फाइनल राय शुमारी होनी थी, और उसमें ड्रामाई तौर के ऊपर जो है वो मिनिस्टर लॉ आ गए, उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे एक बात की और उस पर वो रूलिंग आ गई। तो अब देखना ये है कि वो रूलिंग अगर गैर आईनी करार दे दी जाती है तो फिर उस सूरत में वो सूरत हाल बहाल हो जाएगी जो उस रूलिंग से पहले की थी, और उस रूलिंग के नतीजे में आइंदा जितने इकदाम हुए हैं, चाहे वो असेंबली की तहलील है या उसकी एडवाइस है या सब्सिक्वेंट जितने भी उसके इकदाम हैं, वो सारे जी बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया शाह खावर साहब मुझे ज्वाइन करने के लिए, और क्योंकि मैं भी प्रैक्टिस करता हूं तो ये सवाल आपस में जुड़े हुए हैं। शाह खावर साहब ने कहा ना कि पहला ये कि स्पीकर की रूलिंग को अलबत्ता तो चैलेंज नहीं किया जा सकता आर्टिकल 69 में, लेकिन अगर कोई पेटेंट इलीगैलिटी है, गैर आईनी कोई रूलिंग आ गई है, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन अज्यूम कर सकती है। दूसरे सवाल पे उन्होंने कहा मैं इतने ज़ाहिरी बात है वसूख से नहीं कह सकता सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये समझ आए कि स्पीकर की रूलिंग में अगर कोई प्रोसीजरल इरेगुलरिटी है तो सुप्रीम कोर्ट का डोमेन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर आज खुद नोटिस ले बैठी है। वो इमरान खान साहब कहते हैं ना, कौम ये फैसला कर बैठी है, तो सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले बैठी है। इसका मतलब ये है कि उन्हें लग रहा है कि गैर आईनी चीज हुई है, तो उन्होंने आज खुद नोटिस ले लिया। बिफोर द ऑपोजिशन फाइल्ड द पिटिशन, सुप्रीम कोर्ट जजेस वर ऑलरेडी इन द चेंबर्स एंड दे वर डिस्कसिंग द सिचुएशन, और ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 184(3) इन्वोक हो चुकी थी। तो जब वो नोटिस ले बैठी है
तो ऐन मुमकिन है कि वो उसको गैर आईनी भी करार दे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू आवाज़। गवर्नर पंजाब साबिक चौधरी सरवर साहब जिस तरीके से वो भी गए तो वो मुझे शेर याद आता है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। एंड सर्टनली ही ऑल्सो डिड नॉट डिज़र्व दैट जो उनके साथ हुआ। और लेकिन उन्होंने अपने खुद का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैंने इनके कहने पे साइन कर दिए थे तो मैं ये डिज़र्व करता था, मुझे सैक ही करना चाहिए था। ये चौधरी सरवर साहब ने खुद का क्या कहा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनिए। प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा कि चौधरी साहब हर सूरत में पंजाब असेंबली का इजलास 3 अप्रैल के बाद होना चाहिए। उन्होंने कहा जी इस्तीफा मंजूर। मैं कहा सर मंजूर। उसके बाद उन्होंने कहा परवेज खटक साहब एक कागज का टुकड़ा ले आए मेरे पास कि इस पे दस्तखत करो। उस पे लिखा हुआ था कि 2 अप्रैल को असेंबली का इजलास बुलाया जाए। मैंने कहा सर खुदा के लिए मैं बरतानिया की मेंबर पार्लियामेंट रहा, मैंने अपनी जिंदगी सारी गैर कानूनी गैर आईनी काम नहीं किया। सर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूँ। सर मुझसे ये गुनाह ना कराएं। सर रात के अंधेरे में मुझसे असेंबली का इजलास ना बुलाएं। अगर आप ये जरूरी चाहते हैं तो खुदा के लिए मुझसे रिजाइन ले लो। अब मेरे पास वक्त कुछ कम है, मैं बाकी शॉट्स भी चलवाना चाहता था चौधरी सरवर साहब के, लेकिन एक शॉट सुन ले। चौधरी सरवर ने जो वार्निंग दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मैं कुछ 10 दफ़ा रिजाइन देने की कोशिश की है पिछले 2 सालों में। मेरे ज़मीर पे बड़ा बोझ था, मैं तकलीफ में था जो पंजाब में हो रहा उसको देख, जो तमाशे चल रहे थे। मुझे मेरा रिजाइन मैं प्यार से जाना चाहता था। अभी मैं कहता हूँ कि मैं PTI के दोस्तों के साथ, मेरे भाई हैं दोस्त हैं, मैं उनके साथ गाली गलोच में जाने के लिए तैयार। लेकिन अगर उन्होंने गाली गलोच की तो मैं फिर ईंट का जवाब पत्थर से भी देना जानता हूँ। फिर मैं ये भी वार्न करता हूँ मेरे सीने में जो राज हैं फिर सब आएंगे। अच्छा एक और शॉट सुन लें बुज़दार साहब के हवाले से क्या कहा था, ये भी देखिए। प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया सिर्फ उस्मान बुज़दार जो है नया पाकिस्तान बना सकता है, लेकिन पूरी कौम ने देखा, पूरे पाकिस्तान के लोगों ने देखा पंजाब में क्या तमाशे हो रहे हैं। और नया पाकिस्तान जो है उस्मान बुज़दार किस तरीके से बना रहा है। और मैं चैलेंज करता हूं पूरी हमारी फेडरल गवर्नमेंट के तमाम मिनिस्टर्स, लंदन से लेकर न्यूयॉर्क तक, यूरोप तक, हर बंदा आहें भर रहा था कि हमने ये पाकिस्तान बनाना था जिसमें हर 3 महीने के बाद कभी प्राइम बदला, चीफ मिनिस्टर बदला जा रहा है, चीफ सेक्रेटरी बदला जा रहा है, कभी IG आ रहा है, कभी मुलाजमतें बिक रही हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि DC पैसे दे के लग रहे हों, लेकिन हमने वो भी बर्दाश्त किया। पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ थी कि पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, पंजाब नहीं चल रहा है। एक तरफ इमरान खान था, एक तरफ पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन हमारी बात किसी और आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है तो सबसे बड़ी इंटरनेशनल कंस्पिरेसी उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाना था। मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन मियाँ खालिद महमूद ने। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब मुझे ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये आखिरी शॉट जो मैंने चौधरी सरवर साहब का चलाया जिसमें बुज़दार एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से कुछ करप्शन की बात कर रहे हैं। आज अलीम खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने इसी तरह की बात की। और एक किरदार है फराह खान नामी खातून का, उसके हवाले से बहुत ज़्यादा। तो आपके ज़ाती इल्म में कोई बातें हैं इस हवाले से बुज़दार एडमिनिस्ट्रेशन में, क्या वाकई आपके इल्म में है कि करप्शन होती रही है? जी बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। चौधरी सरवर साहब ने भी 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी डिटेल से उन्होंने बात की और उन्होंने भी इस करप्शन पे रोशनी डाली। क्या करप्शन होती है? अब्दुल अलीम खान साहब ने बात की, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, तो वो बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग पे DC, DPO, DIG, RPO जितने भी हैं, तो ये 2-4 माह पहले की बात है। मुझे भी एक DIG साहब मिले, वो आजकल सिंध पोस्ट हुए हैं, तो उन्होंने कहा जी ये कैसी तब्दीली है कि PTI की गवर्नमेंट में पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के DC, DPO, RPO, DIG, कमिश्नर पैसे दे के लग रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। और जो मैडम फर्रा की बात है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि उसके जो भी अहकामात सीएम ऑफिस में आते थे तो वो बिल्कुल 100% उसके अहकामात पर अमल होता था। और सारी जो है ना ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जितनी भी बोलियां थी वहाँ लगती थी और वहाँ से हुक्म आता था फिर ट्रांसफर हो जाती थी। मेरे साहब मुझे ये बताएं,
मुझे ये बताएं कि आप खुद भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैं, तो खान साहब जब भी लाहौर आते थे तो आपकी कभी उनसे मुलाकात हुई? आपने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, बाकी लोगों की तो चलो चॉइस सरवर साहब भी कहते हैं कि मैंने कम्युनिकेट किया, अलीम खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भी कहा कि मैंने कम्युनिकेट किया, तो बाकी आप लोगों ने मेंबर्स ने भी कम्युनिकेट किया इमरान खान को? बिल्कुल जी, अपना कैबिनेट की मीटिंग में 2-3 दफ़ा खान साहब तशरीफ लाए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, तो कैबिनेट में तो इस तरह की बात सारी ब्यूरोक्रेसी के सामने करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि ऐसी बात अच्छी नहीं है। लेकिन इंफरादी मुलाकात मेरी ऐसा 3-3.5 सालों में उनके साथ कोई नहीं हुई। लेकिन अब्दुल खान साहब ने जो है ना, उनको बिल्कुल इस्लामाबाद बैठ के कई दफ़ा उनसे बात की, उनको मैसेज भी किए व्हाट्सएप पे, उनके जवाब भी आए, उन्होंने बताया भी सारा कुछ, और ये सारी बातें आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बताई हैं। आपकी मालूमात के मुताबिक इमरान खान साहब का जवाब क्या होता था आगे से? वो उन्होंने यही कहा था कि उन्होंने जब बात की खान साहब ने, अलीम खान साहब ने बड़ी तफसील के साथ उनके साथ, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो जो है ना सीएम नहीं पैसे ले रहा, आप प्रूफ दें। अब वो रिश्वत का या ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे हैं, कोई डीसी अगर कोई डीपीओ या आरपीओ लगता है पैसे दे के, तो वो तो नहीं कहेगा कि मैंने पैसे दिए हैं, उसने तो नौकरी भी करनी है, तो वो कैसे जाके कह सकता है। तो खान साहब ने कहा जी कि बिल्कुल वो चल रहे हैं। लेकिन कोई तो एलिगेशन, कोई तो सबूत आप लोगों के सामने आता होगा ना, जब आप इल्जाम लगा रहे हैं कि जी रिश्वत चलती रही है पोस्टिंग ट्रांसफर में, तो किस सबूत की बुनियाद? जब सबूत तो यही होता है रिश्वत का कि अगर मैं अपने हाथ से किसी को पैसे दूं तो वो मेरे पास सबूत है। नहीं, लेकिन आपने तो नहीं दिए ना पैसे। ये जब हमारे कहने पे हमारे जितने भी एमपीज हैं, जितने मैं खुद मिनिस्टर था, बाकी भी हमारे साथ जितने मिनिस्टर थे, हमने हमारे कहने पे आज तक कोई डीसी डीपीओ नहीं लगा। अच्छा, तो जब लगते थे तो हमें पता भी नहीं चलता था कि फलाना डीसी, मेरे जिले के 3-4 डीसी और डीपीओ। ठीक है, वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया मियां खालिद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।